ब्रह्मापुर की चुड़ैल, बरगद के पेड़ का शाप। ब्रह्मापुर वह प्रकार का शहर था जो अंधकार में खो गया था, एक भुला हुआ स्थान जो पहाड़ियों के बीच स्थित था, जहां जीवन की धारा धीरे धीरे बहती थी और दिन शांतिपूर्वक और पूर्वानुमान के अनुसार बीतते थे। अधिकांश वर्ष के लिए ये शांत था, लगभग आदर्श। लेकिन वह सब बदल गया जब फुसफुसाहटें शुरू हुईं। ये शुरुआत में इतना मामूली लगता था, कम से कम ऐसा ही लगा था। स्थानीय बच्चे, जो जिज्ञासु और साहसी थे, पुराने कब्रिस्तान के पास, जहां विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ था, अजीब आवाजों के बारे में बात करने लगे। कुछ ने रात में धीमी फुसफुसाहटें सुनी थीं, आवाजें जो कब्र से नाम पुकारती थीं। बड़े लोग उन्हें चुप करा देते, इसे कल्पना या हवा का खेल मानते हुए नकारते थे। लेकिन जैसे जैसे फुसफुसाहटें बढ़ीं, यह नजरअंदाज करना कठिन हो गया। बरगद के पेड़ की कथा कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहा जाता था कि कई साल पहले इस पेड़ ने एक भयानक प्रतिशोध देखा था और तब से यह शापित हो गया था। ब्रह्मापुर के लोगों ने उस कहानी को एक लोककथा के रूप में स्वीकार कर लिया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, और वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त थे कि उन्हें अलौकिक घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वह रात बदल गई जब फुसफुसाहटें शुरू हुईं। कमला एक बहिष्कृत महिला थी, जो ब्रह्मापुर के बाहरी इलाके में रहती थी। वह एक रहस्यमयी व्यक्ति थी, एक महिला जो जंगल के भीतर एक छोटे से घर में अकेली रहती थी, जो गांववासियों की आंखों से दूर था। उसकी अंधेरी, रहस्यमय आदतें और जंगल से गहरा संबंध केवल उस डर को बढ़ाते थे जो पहले ही शहर के खून में दौड़ रहा था। जब फसलें खराब होने लगीं, मवेशी मरने लगे और बच्चे बीमार पड़ने लगे, तो गांव के बुजुर्गों ने किसी को दोषी ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कमला पर शक किया और उसे जादू टोना और काले जादू का आरोपी बनाया। शहर में उसके बारे में अफवाहें फैल गईं कि वह जंगलों के आत्माओं से संपर्क करती थी, और कुछ ने तो ये तक कहा कि उसके पास प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता थी। बुजुर्ग डर और निराशा में अपने हाथों में मामला लेने लगे। एक भयानक शाम, उन्होंने कमला को कब्रिस्तान में बरगद के पेड़ के पास खींच लिया। पेड़ की कांपती शाखाएं मुड़ी हुई उंगलियों की तरह दिखाई देती थीं, और वातावरण तनाव से भरा हुआ था जब उन्होंने उसे पेड़ की लकड़ी से बांध दिया। बुजुर्गों ने ऐलान किया कि उसे शहर के खिलाफ अपनी अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा। बिना कोई दया दिखाए उन्होंने पेड़ में आग लगा दी और कमला को उसके प्राचीन जड़ों के नीचे जला दिया। उसकी चीखें रात में गूंजने लगीं, जैसे जैसे लपटें उसे पूरी तरह से निगल रही थीं, और अंतिम क्षणों में उसने प्रतिशोध की कसम खाई। जैसे ही उसने प्राण त्यागे, एक शाप उत्पन्न हुआ जो उसकी आत्मा को उसी पेड़ से जोड़ता था जिसने उसकी मृत्यु देखी थी। अगले दिन पेड़ वैसा ही खड़ा था जैसा वह हमेशा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसके आसपास का माहौल भारी महसूस होने लगा था, जैसे कमला की आत्मा वहां मंडरा रही हो, इंतजार कर रही हो। कई साल गुजर गए और ब्रह्मापुर ने कमला, चुड़ैल की कहानी को लगभग भुला दिया था। शहर के अधिकांश युवा इसे पुरानी कथाओं के रूप में नकारते थे और इसे केवल अंधविश्वास मानते थे। उनके बीच रीना थी, एक साहसी और जिद्दी युवा महिला जो बरगद के पेड़ की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई थी, लेकिन वह आत्माओं या शापों में विश्वास नहीं करती थी। रीना एक विद्वान और एक भविष्यवाणी करने वाली इतिहासकार, चुड़ैल की कहानी को सिर्फ एक लोककथा मानती थी, कुछ ऐसा जिसे बुजुर्ग लोग एक आग के पास साझा करते थे, बस इतना ही। उसने ये सिद्ध करने का संकल्प लिया कि वह सिर्फ एक मिथक था। रीना ने अपने दोस्तों से एक वचन लिया, वह कब्रिस्तान में एक रात बिताएगी, उस कुख्यात पेड़ की छाया में। वह फुसफुसाहटों, छायाओं और अनजानी चीजों का सामना करेगी। यदि वह रात को जीवित बची रही, तो शहर के डर केवल मिथक होंगे। जिस रात उसने कब्रिस्तान में जाने का निर्णय लिया, उस रात चंद्रमा घने बादलों की चादर के पीछे छिपा था और शहर में लगभग पूर्ण अंधेरा था। रीना कब्रिस्तान के किनारे खड़ी थी और उसके सामने बरगद का पेड़ अपनी मुड़ी हुई शाखाओं के साथ आकाश की ओर इशारा करता था, जैसे वह आकाश को नोचने की कोशिश कर रहा हो। उस रात कब्रिस्तान का माहौल अलग था, चुप, लगभग प्रत्याशित। जैसे ही वह कब्रिस्तान में और अंदर गई, हवा तेज हो गई और साथ ही धीरे धीरे फुसफुसाहटें आने लगीं। पहले रीना ने खुद से कहा कि यह सिर्फ पत्तों में हवा का शोर होगा, लेकिन फिर यह आवाजें और भी स्पष्ट होने लगीं। एक गहरी, खर्राटे जैसी आवाज उसकी नाम को पुकारती हुई लगी। रीना रुक गई, उसका दिल उसकी छाती में धड़कने लगा।
फुसफुसाहटें तेज होने लगीं और हवा ठंडी हो गई, जैसे कुछ अदृश्य चीज उसे देख रही हो। रीना ने डर को नकारते हुए साहस दिखाने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय छुआ, उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया था। उसके पैरों के नीचे जमीन कंपन करने लगी, जैसे वह अस्वाभाविक ऊर्जा से गूंज रही हो। सामने वह प्राचीन बरगद का पेड़ जैसे जीवन में जाग उठा हो। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा और फुसफुसाहटें एक चीखते हुए कोरस में बदल गईं, क्रोधित, शोकपूर्ण और भरे हुए। फिर, जैसे किसी अंधेरे जादू ने उसे बुलाया हो, एक आकृति अंधेरे से बाहर निकली। वह कमला थी। उसका चेहरा कांपते हुए और खोखला था, उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शाश्वत पीड़ा और क्रोध में मुड़ी हुई थी। उसकी देह क्षण क्षण में अदृश्य हो रही थी, जैसे वह पेड़ से बंधी एक प्रेत हो। उसकी आत्मा उस शाप से बांध चुकी थी। कमला की आवाज़ खसखसाते हुए गूंजती हुई हवा में गहरी होती गई, जाओ, या पेड़ का हिस्सा बन जाओ। रीना पीछे हटने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाती, जमीन नीचे से टूटने लगी। ठंडी, काली लताएं जमीन से फूट पड़ीं और उसकी टांगों और हाथों में लपेटने लगीं। वह चिल्लाई, कोशिश की कि वह छूट सके, लेकिन लताएं कसती जा रही थीं। एक ही पल में वे उसे जमीन में खींचकर ले गईं और फुसफुसाहटें अब उसकी कानों में चीख रही थीं। उसकी आंखों के सामने दृश्य धुंधला होने लगा और जमीन उसे समा गई। और उसी तरह रीना गायब हो गई। कब्रिस्तान को वैसा ही पाया जैसा वह हमेशा था, लेकिन शहर का माहौल अलग था। एक स्पष्ट तनाव हवा में था और लोग रीना की गुमशुदगी के बारे में फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। कुछ का मानना था कि वह बस कहीं भाग गई थी, लेकिन अधिकांश लोग यह महसूस कर रहे थे कि कुछ बहुत अंधेरे जैसा घटित हुआ था। दिनों के बाद, फिर हफ्तों के बाद, कोई जवाब नहीं मिला। रीना के दोस्तों ने उसे जंगल और कब्रिस्तान के चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वह कभी थी ही नहीं। फिर, एक शाम, कुछ बहादुर आत्माएं, जो अब भी पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करती थीं, ने खुद कब्रिस्तान की जांच करने का निर्णय लिया। वे अफवाहों का अंत करने और रीना के गायब होने के पीछे का सच जानने के लिए दृढ़ थे। मशालों और लोहे की हिम्मत से लैस होकर, वे एक और चांद से रहित रात में कब्रिस्तान में घुसे। जैसे ही वे पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा, पेड़ के आधार पर ताजे मिटी हुई भूमि का एक हिस्सा। मिट्टी अभी भी गीली थी, जैसे किसी ने हाल ही में दफन किया हो या कुछ किया हो। और मिट्टी के नीचे वे किसी के चेहरे का धुंधला रूप देख पा रहे थे। उनकी आंखें आतंक से खुली हुई थीं। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, जमीन उनके नीचे से टूट गई। लताएं सर्पों की तरह ऊपर उछलीं, उनके शरीर के चारों ओर लिपट गईं और उन्हें जमीन की ओर खींचने लगीं। वे संघर्ष करने लगे, लेकिन शाप बहुत मजबूत था। एक एक करके वे जमीन में खींचे गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जब तक उनके चीखों को चुप नहीं कर दिया गया। कमला का शाप, ब्रह्मापुर की चुड़ैल, ने और भी शिकार किए थे। उस दिन के बाद ब्रह्मापुर के लोग अब पुरानी कथाओं को सिर्फ मिथक के रूप में नहीं बोलते थे। शाप असल था। कमला की आत्मा, जो बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई थी, वापस लौट आई थी। और उसकी प्रतिशोध अभी खत्म नहीं हुई थी। फुसफुसाहटें अभी भी सुनी जा सकती थीं, खासकर चांद के बिना रातों में हवा के साथ बहती हुई। और जो भी लोग ध्यान से सुनते, उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, कमला।